तो वो ब्लड के ज़रिए से मतलब झिल्लियों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा सब किन लोगों को सबसे ज़्यादा चांस होता है? सबसे ज़्यादा चांस 1 साल से कम उम्र बच्चों को होता है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इसके अलावा जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब ओवर क्राउडिंग जहाँ भी होगी, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लाइक डॉर्मेट्रीज़ में जब लोग रहते हैं, मिलिट्री वगैरह में, डॉर्मेट्रीज़ में 12-12, 14-14 लोग रहते हैं, तो उस सूरत में एक दूसरे से एक्वायर करने का चांस बढ़ जाता है। या फिर हम किसी ऐसे प्रोसेशन पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, कम जगह में एक बहुत ज़्यादा लोग, तो वहाँ पे चांस बढ़ जाता है। तो इन जगहों पे ज़्यादा चांस होता है। अच्छा, हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो बड़े बच्चों में जैसे हमने कहा, बुखार, तेज़ बुखार होगा, बच्चा सर में शदीद दर्द की कंप्लेन करेगा, लाइट उसे अच्छी नहीं लगेगी, झटके पड़ सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी बच्चा किसी भी ओपीडी में जाता है, तो डॉक्टर कोई भी उसको देख रहा हो, कोई जूनियर डॉक्टर सीनियर, तो उसको बहुत अलार्म हो जाना चाहिए और उसको फ़ौरन बच्चे को जो भी करीबी बड़ा अस्पताल है वहाँ भेज देना चाहिए। इसलिए क्योंकि इसका इलाज आप एज एन आउट पेशेंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उसको किसी भी करीबी इमरजेंसी रूम में ले जाएं, ताकि वहाँ पे उसके वाइटल साइंस चेक किए जाएं। पहले तो बुखार चेक किया जाए, अगर बुखार कम है तो उसको कम करने की कोशिश की जाए दवाई के ज़रिए से, सपोजिटरी के ज़रिए से। इसके अलावा जो है उसका हार्ट रेट लिया जाए, क्योंकि जब मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें जो प्रेशर होता है ब्रेन का, उसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो भी बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट रेट थोड़ा कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर झटके पड़ रहे हैं, तो झटकों को कंट्रोल करने के लिए आपको आईवी एक्सेस की ज़रूरत होगी, तो वो भी इमरजेंसी रूम इसलिए ज़रूरत होगी, तो आपको इमरजेंसी रूम में जाना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि वो आईवी लगाएं और आपके मज़ीद टेस्ट करें। ऐसे आदमी को यूजुअली वार्ड में नहीं, इंटेंसिव केयर में दाखिल किया जाता है, जिसको पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर या न्यूनेटल इंटेंसिव केयर बोलते हैं, तो वहाँ पे दाखिल किया जाता है। वहाँ पे और इसका इलाज ऐसे मुंह से दवा नहीं दी जा सकती, बुखार का शरबत या कोई ओरल एंटीबायोटिक, मुंह से देने वाला एंटीबायोटिक नहीं दिया सकता। ऐसे आदमी के फ़ौरन टेस्ट किए जाते हैं और फिर उसका इलाज इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स की मदद से किया जाता है। टेस्ट कौन से किए जाते हैं? खून का टेस्ट किया जा सकता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके बारे में बात करेंगे, उसको हम कहते हैं CSF। ये रीढ़ की हड्डी में एक फ्लूइड चल रहा होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF कहा जाता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो हमारे दिमाग, हमारे कोरॉइड प्लेक्सस से बनता है और नीचे पीछे स्पाइनल कैनाल में आता है। तो अक्सर जब हमारे पास मरीज़ आता है और हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं मेनिंजाइटिस, तो उस सूरत में हम उनको ऑप्शन देते हैं कि जी इसका रीढ़ की पानी का टेस्ट किया जाएगा। और लोगों के दिमाग में ये बड़े मिसकंसेप्शन है कि जी अगर इस रीढ़ के पानी को टेस्ट किया जाए तो जो बच्चा है वो पैरालाइज हो जाएगा या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सेफ सा टेस्ट है, और क्योंकि वरना आपको डायग्नोसिस बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आप डायग्नोसिस किस तरह से बनाएंगे? आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर टेस्ट के बाद आप उसके मुख्तलिफ सेल काउंट करें, उसका केमिस्ट्री देखिए, उसको कल्चर पे भेजिए। अगर वायरस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो PCR भेजा जाता है। तो मुख्तलिफ उसके टेस्ट भेजकर और फिर उसके बाद इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक पे रखा जाता है पेशेंट को। अब इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक भी अगेन एम्पेरिकली, यानी जो हर उम्र में मुख्तलिफ होता है, वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि गर्दन तोड़ बुखार का जो इलाज है वो मुंह की दवाई से नहीं किया जाता है, उसको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक से किया जाता है। हाँ जी, एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम एक क्वेश्चन था, मेरा नाम निघत है, मैं डिफेंस कराची से बात कर रही हूँ। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपसे ये डिस्कस करना था। तो यूजुअली मेनिंजाइटिस को डायग्नोज करने के लिए हम लोग LP करते हैं यूजुअली डॉक्टर्स ना, तो बिफोर LP शुगर एंड जो मेनिंजाइटिस की जो CSF के शुगर में थोड़ा सा कोरिलेशन बताइएगा कि आप लोग किस तरह से वो डायग्नोसिस करते हैं। सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन है कि जो साइबर जो फिश पढ़ते हैं इसमें फेब्राइल फिश जो पढ़ रहे होते हैं, हाँ। उसका किस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि दिस इज द कन्वर्जन जस्ट बिकॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस। श्योर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आपके दो सवाल आते हैं। एक तो आपका सवाल था कि जी LP, उसमें CSF ग्लूकोज और ब्लड ग्लूकोज का, तो अब उसमें यूजुअली इस तरह के मतलब 2/3 उसका
रेशियो होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो आप दोनों एक ही वक्त में करें, ऐसा नहीं कि आपने ग्लूकोज पहले की और उसको फिर उसको जो खून की ग्लूकोज है और CSF ग्लूकोज को आपस में कोरिलेट किया जाता है, तो वो 2/3 से कम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था, देखिए फेब्राइल फिट और मेनिंजाइटिस दो अलग बीमारियां हैं। फेब्राइल फिट जो होता है उसका कॉमन एज ग्रुप जो होता है वो 6 महीने से 6 साल तक होता है। तो अगर एक 8 साल के बच्चे को तेज़ बुखार के साथ झटका पड़ रहा है तो वो फेब्राइल फिट नहीं है, या फिर एक 3 महीने के बच्चे को तेज़ बुखार के साथ अगर झटका पड़ रहा है तो वो भी फेब्राइल फिट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी एज ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस यूजुअली जो है 6-7 साल के बच्चे होते हैं। अच्छा, फेब्राइल फिट में एक फोकस ऑफ इन्फेक्शन होता है। फोकस ऑफ इन्फेक्शन ये नहीं, गला ख़राब हो सकता है, कान से इन्फेक्शन आ सकता है, फेफड़े मतलब निमोनिया हो सकता है, तो उस तेज़ बुखार की वजह से झटका पड़ सकता है। जबकि गर्दन तोड़ बुखार में जो फोकस ऑफ इन्फेक्शन होता है वो झिल्लियों में होता है, यानी मेनिंजीज में होता है, तो इसीलिए LP करना ज़रूरी होता है। अगर आपको फेब्राइल फिट में जो कि जैसे हमने एज ग्रुप डिस्कस किया, उसमें अगर आपको फोकस ऑफ इन्फेक्शन गला ख़राब है एक आदमी का 2 साल के बच्चे का, तो यकीनन आप जो है गले का, और उसमें और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि जी ये 7 साल का बच्चा है, इसकी गर्दन सख्त है, इसकी तमाम से, और तो उस सूरत में आप LP करें और उस सूरत में दाखिल करें और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक पे डाल दें। अच्छा जी, तो अब ट्रीटमेंट की बात हो गई जी। अच्छा, अब याद रखिए एक बार आपने ये तशखीस कर ली कि ये मेनिंजाइटिस है या गर्दन तोड़ बुखार है, तो उसका इलाज 1, 2, 3 दिन का नहीं होता। जब आपका वो जो आपने LP किया या जो आपने CSF टेस्ट किया, उस पर जैसे ही आपको जो जरासीम मिलता है, अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो सबसे ख़तरनाक जरासीम है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप नाम बताइए जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है जी। मोहम्मद शफीक कहाँ से बोल रहे हैं भाई? सर मैं कराची बल्दिया टाउन से। जी बोलिए मोहम्मद शफीक। हाँ सर, मेरा बच्चा है 1 साल का तकरीबन। जी। तो पैदाइश ही ना वो मतलब अपनी होश आवाज में नहीं है, उसको काफी मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया जी, मगर वो फिर भी वैसे के वैसे ही है, कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो क्या उसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, क्या हुआ था? वो गर्दन तोड़ बुखार भी, और दूसरा उसको दिमाग, डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि दिमाग उसका छोटा है। अच्छा, तो आपसे ये पूछना था कि इसको भी किसी अच्छे से डॉक्टर का बता दें या किसी का भी मैं उसको दिखा दूं, क्योंकि मैंने तो जिसको भी दिखाया मुझे कोई तसल्ली वक्त जवाब किसी को भी नहीं मिला। अच्छा देखिए, आप जो बता रहे हैं, पहले तो आप कह रहे हैं दिमाग छोटा है, तो अब दिमाग मतलब तो पहले तो देखें उसका पूरी डेवलपमेंट एवेल्युएट करनी पड़ेगी कि भाई क्या शुरू से ही कोई प्रॉब्लम है, पैदाइश से ये प्रॉब्लम है या 3 महीने पे हुआ, 6 महीने? जहाँ की पैदाइश हुई थी वो तो यही कह रहे हैं कि बच्चा रोया नहीं है, तकरीबन 2 मिनट लेट रोया है। अच्छा, अब देखें जो बच्चे रोते नहीं है पैदाइश पे, उसको कहते हैं बर्थ एस्फिक्सिया, या बहुत मुश्किल डिलीवरी हो, या जो बच्चे रोते नहीं है, तो याद रखिए उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाती जी। तो जब दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाती और खून नहीं जाता और ऑक्सीजन नहीं जाती तो दिमाग की नशो नुमा में फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वजह से अब मतलब उससे अगर एक बच्चा 3.5 महीने पे गर्दन ठहराता है तो ये बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं, बैठते अगर 6-7 महीने पे हैं तो आपका, अब ये आपकी बातों से मुझे ये लगता है कि इसको प्रॉब्ली गर्दन तोड़ बुखार नहीं, इसको प्रॉब्ली ऑक्सीजन की कमी हुई थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब इसका इलाज ऐसे कुछ बता रहे थे डॉक्टर, तो उसके मैं बोलता हूँ मैं इसको किसी अच्छे से मतलब दिमागी डॉक्टर की पूछ रहा हूँ, दिमाग का डॉक्टर हो या उसको दिखाऊं या किसी और को दिखाऊं। जो घर के करीब आपका बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे चले जाइए, वहाँ जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको दिखाइए, ताकि वो फिर आपको खुद देख लेगा खुद, या तो इसके कुछ इमेजिंग करनी पड़ेगी, MRI है, CT स्कैन है, EEG करवाना पड़ेगा, कुछ और खून के टेस्ट करवाने पड़ेंगे देखने के लिए जी। थैंक यू जी। मसाइल होते हैं बच्चों में, जैसे ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुना कि अगर बच्चा ना रोए पैदाइश के वक्त तो ये कोई बड़े मसले की तरफ लेके जाती है बात। तो मुझे बताइए कि बच्चे का ना रोना मतलब एज एन बर्थ की कितनी देर के बाद, ताकि वो लोग जिनको इस बारे में नहीं पता तो वो इसको एवेल्युएट कर सकेंगे ये आया कोई प्रॉब्लम है और इसको हमने लेके चलना है आगे और उसको ट्रीट करवाना है। तो क्या टाइम होता है इसका? बच्चे को 1 मिनट से पहले रो देना चाहिए।
अच्छा। बच्चा चाहे घर में पैदा हो, अस्पताल में पैदा हो, क्लिनिक में पैदा हो, उसको 1 मिनट से पहले पहले रो देना चाहिए। अच्छा। उसकी एक टर्म बहुत टेक्निकल मैं नहीं यूज करा, एपगर स्कोर बोलते हैं उसको। पहला एपगर स्कोर पहले और दूसरा 5 मिनट पे दिया जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा रोया नहीं सही से, तो उसको फौरन वहीं पीडियाट्रिशियन को देखना चाहिए। ऐसे बच्चे को NICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि जी वो बच्चा, कोई माँ को पैदाइश के वक्त बुखार तो नहीं आया, कोई माँ को कोई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स तो नहीं हो गया जिसकी वजह से बच्चे ने कोई इन्फेक्शन एक्वायर किया हुआ है। तो ये तो ऐसे सूरत में बच्चे को जितना जल्दी इंटेंसिव केयर में ले जाया जाए या अस्पताल ले जाया जाए, ताकि उसके टेस्ट करा लिए जाए, उसको एंटीबायोटिक पे डाल दिया जाए, क्योंकि उसमें फिर अगर ऑक्सीजन की कमी रही तो वो फिर आगे चलकर, देखिए उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चा 3 साढ़े 3 में अगर वो माइलस्टोन्स पे देर में आते हैं, तो इसको अगर आपका बच्चा रोया नहीं है, ये सांस तेज ले रहा है, तो आपको करीबी डॉक्टर के पास फौरन चले जाना चाहिए और फिर दाखिल कर। यानी पैदाइश के 1 मिनट के अंदर बच्चा अगर ना रोए, तो रोने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि वो ऑक्सीजन लेकर उसने उस ऑक्सीजन को डिलीवर किया अपने दिमाग में, और वो डिलीवरी क्योंकि दिमाग में पूरी तरह नहीं आ पाई, तो इसलिए दिमाग के सेल्स जो हैं वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पाए, और एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर वो सेल्स पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पाए तो बच्चा सारी जिंदगी कुछ ना कुछ मसाइल का शिकार है। बिल्कुल, उसके मुख्तलिफ उसकी डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे अगर साल में चलते हैं तो वो बच्चा में भी साल पे बैठना शुरू करे, फिर आगे सुनने की सलाहियत में फ़र्क पड़ जाता है, देखने की सलाहियत पे फ़र्क पड़ सकता है। टू कट यू, लेकिन इसका क्या कोई ट्रीटमेंट होती है जिससे इसमें बेटरमेंट के चांसेस आ सके? देखिए, जितनी अच्छी एंटीनेटल केयर होगी, मतलब कहने का मकसद ये, जो भी मदर टू बी डिलीवर करने वाली है वो एक अपनी मतलब गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाए, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाए, ताकि प्रॉपर केयर होता रहे, पता चलता रहे कि भाई मदर की ग्लूकोज तो नहीं बहुत बढ़ गई, ब्लड प्रेशर तो नहीं बहुत बढ़ गया। वो वहीं से, देखिए सारी चीज़ें वहीं से आ रही होती हैं। जो 9 मंथ्स का इलाज है वो उसी से, जितनी अच्छी एंटीनेटल केयर होती है, प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ताकि पैदाइश के वक्त के मसाइल हो ही नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये टॉपिक तो ऐसा है कि इसको हम काफ़ी देर तक डिस्कस कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होंगे जो इससे रिलेट करते होंगे, लेकिन इस वक्त हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे इफ्तार की रौनक के।